Next topic is chromosomal theory of inheritance. Now Mendel published his work on inheritance in 1865, but it went unrecognized till 1900. क्यों? क्योंकि तब टिकटॉक नहीं था ना, नहीं तो एकदम से वायरल हो जाता. जोक्स अपार्ट, कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी दैट डे. क्यों? क्योंकि उस वक्त प्रिंटिंग, जर्नल्स का पब्लिशिंग, एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन वॉज नॉट एज ईजी एज वी हैव इट नाउ. इंटरनेट ऑफ कोर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दूसरा, ही सेड दैट देर आर जीन्स और फैक्टर्स. और ये जीन्स और फैक्टर्स कैसे हैं? दीज आर स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट्स विच कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स. मतलब उसने कहा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत स्टेबल हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जब वो जाते हैं तो वो चेंज नहीं होते हैं, और इसीलिए वो जो एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हैं, जैसे जीन एच है या तो फैक्टर टी है जो हाइट कंट्रोल करता है, तो वो हाइट वैसी की वैसी ही रहती है फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में वो चेंज नहीं होती है. प्लस ही सेड दैट द फैक्टर्स डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर. तो जब वो ब्लेंड नहीं करते हैं, एक दूसरे का मिक्सिंग नहीं होता है फैक्टर्स का, मतलब जो टॉल है वो टॉल ही रहता है और जो ड्वार्फ है वो ड्वार्फ ही रहता है, कुछ भी मीडियम हाइट का नहीं मिलता है. तो फिर वेरिएशंस कैसे आते हैं? सो वी हैव सीन के वेरिएशंस तो आते हैं, बट मेंडल सेड के जो फैक्टर्स हैं वो स्टेबल हैं, वही एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसी की वजह से कैरेक्टर्स होते हैं, और वो ब्लेंड भी नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ. सो दिस वाज वन अनदर ड्रॉबैक. तीसरा ड्रॉबैक था, मेंडल ने बायोलॉजिकल फिनोमिनन एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स यूज़ किए, जैसे स्टैटिस्टिक्स के कंसेप्ट यूज़ किए, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस यूज़ किए. सो दिस वाज समथिंग वेरी न्यू एंड दैट इज़ वाई इट वाज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल. दूसरा, उसने जो जीन्स की या फैक्टर्स की बात की उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था. ही कुड नॉट एक्सपेरिमेंटली शो दैट सी दीज आर वेयर फैक्टर्स आर प्रेजेंट, और या तो वो ये भी नहीं बता पाया कि व्हाट आर दे मेड अप ऑफ. बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन्स मेंडल्स थियरी रिमेन अनरिकग्नाइज्ड. एक्चुअली उसके मरने के बाद लोगों को पता चला कि उन्होंने जो काम किया था दैट वाज सो वैल्यूएबल. नाउ इन 1900 there were three scientists, De Vries, Correns and Schermak. They independently rediscovered Mendel's result of inheritance. मतलब किसी और जगह पे सेम काम पूरा का पूरा रीडिस्कवर हुआ जो बिल्कुल मेंडल जैसा था, बट यहाँ पे द ड्रॉबैक्स वेर टेकन केयर ऑफ. कैसे? देर वेर एडवांसमेंट इन माइक्रोस्कोपी. 1900 तक माइक्रोस्कोपी में बहुत सारे एडवांसमेंट्स आ चुके थे, तो पीपल कुड ऑब्जर्व सेल एंड दे कुड ऑल्सो ऑब्जर्व सेल डिवीजन. तो जब सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और जस्ट बिफोर द न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो डबल हो जाते हैं. कौन से स्ट्रक्चर्स थे ये? दे वर नेम्ड एज क्रोमोसोम्स. क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कलर्ड बॉडी, जिनको हम स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज कर सकते हैं. नाउ क्रोमोसोम्स, सो 1902 में क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वाज वर्कड आउट. अब आप थोड़ा सा याद करो कि क्रोमोसोम मूवमेंट कैसा हुआ था, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करो. हमने माइटोसिस और मियोसिस दोनों 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और आपने देखा है कि मियोसिस में, मेटाफेज में पैरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है एंड देन दे आर सेग्रीगेटेड अपार्ट. तो ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप में हम देख पाए. सटन एंड बवेरी, दे सॉ द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम, और जब उन्होंने इसको ठीक से स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि क्रोमोसोम और जीन बिल्कुल एक जैसा बिहेव कर रहे हैं. द बिहेवियर इज पैरेलल टू ईच अदर. सो दिस क्रोमोसोम मूवमेंट could also explain what Mendel explained for genes or factors. So like chromosomes and genes, both of them occur in pair. Chromosomes के भी diploid number होते हैं, genes के भी diploid number होते हैं. Genes के दो alleles होते हैं, है ना? जैसे height के लिए you have capital T and small t. So there are two alleles of a gene pair. और ये alleles कहाँ पे होते हैं?
होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे होमोलोगस साइट्स पे होते हैं। व्हाट इज़ होमोलोगस? होमोलोगस मतलब वो क्रोमोसोम्स जिसमें सेम तरह के जीन्स प्रेजेंट हैं और वो क्रोमोसोम पे सेम ही साइट, उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में लोकस कहते हैं। सो दे आर प्रेजेंट एट द सेम होमोलोगस साइट्स और सेम locus. Now if you see in your textbook, there is a table which talks about two things, chromosomes and genes. अब देखो दोनों में सिमिलरिटी है बहुत सारी। क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर, जीन्स भी पेयर में ही होते हैं। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस, मतलब क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं और एक ही क्रोमोसोम एक गैमेट में जाता है, दोनों नहीं जाते हैं। सेम चीज़ जीन्स के लिए भी ट्रू है। सपोज इफ़ यू हैव कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो गैमेट फॉर्मेशन में या तो कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। लेकिन फ़र्क क्या है? जस्ट लुक हियर, जीन में वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद करो, जैसे राउंड और येलो था और रिंकल्ड और ग्रीन था, तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड येलो के साथ ही जाएगा, राउंड रिंकल्ड भी हो सकता है। और जैसे राउंड येलो था तो अब राउंड रिंकल्ड हो सकता है, और ग्रीन रिंकल्ड था तो ग्रीन एंड राउंड भी हो सकता है। तो वन पेयर सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट पेयर्स, यहाँ पे हम एक फैक्टर की बात नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम की बात करेंगे। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 विल सेग्रीगेट मे बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 4। सो क्रोमोसोम्स और जीन्स बहुत ही सिमिलर हैं, उनमें थोड़ी सी ही डिफरेंसेस हैं। बट यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम दिखा रहा है, ये वाला जीन्स दिखा रहा है। टू मेक दिस मोर क्लियर, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। ठीक है, आपके पास दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स थे। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ रेड, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ येलो, और यहाँ पे इसको रेड दिखा हुआ है, बट आई कैन सी इट लाइक एक को ऑरेंज लिखा हुआ है और एक को रेड लिखा हुआ है। एज पर योर टेक्स्ट बुक दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ऑरेंज, बट वो लग रहे हैं दोनों सेम ही। एनीवेज, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब मियोसिस 1 होगा, इनफैक्ट बिफोर आई कैन शो यू द टू पॉसिबिलिटीज़, आई शुड शो यू कि जब सेल डिवीजन होता है तब क्या होता है। पहले G1 फेज आएगा। नाउ व्हाट वाज G1 फेज? G1 वाज ग्रोथ फेज, जहाँ पे सेल में बहुत सारा सिंथेसिस हो रहा है, एंजाइम्स बन रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, विच विल हेल्प द सेल ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन। तो पहले G1 फेज आएगा, फिर उसके बाद जब बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस हो गया है तब उसके बाद S फेज आएगा जिसमें DNA सिंथेसिस होगा, तो DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा। और उसके बाद आएगा G2 फेज, जहाँ पे अगेन द सेल विल ग्रो एंड इट विल प्रोड्यूस न्यू प्रोटीन्स। और उसके बाद आएगा M फेज, जो कि हो सकता है या माइटोसिस या तो मियोसिस। तो जब माइटोसिस है इट विल बी इक्वेशनल डिवीजन, और जब मियोसिस है इट विल बी रिडक्शन डिवीजन। सो इफ़ यू सी हियर, द सेल इज़ फर्स्ट इन G1 फेज, बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, DNA ने प्रिपेयर कर लिया सिंथेसिस के लिए। फिर उसके बाद S फेज आएगा जो यहाँ दिखाया नहीं है। अब देखो DNA का अमाउंट डबल हो गया, तो DNA का अमाउंट डबल होने के बाद यू हैव 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर। अब उसके बाद जब मियोसिस होगा तो क्या होगा, मेटाफेज में द क्रोमोसोम्स विल लाइन अप, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनका पैरिंग हो जाएगा और एक बाइवेलेंट बनेगा, दे विल कम टू लाई टुगेदर। अब एनाफेज में क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे पिंक गोज विथ येलो एंड येलो गोज विथ रेड। तो यहाँ पे जिस तरह का अलाइनमेंट था सेपरेशन के बाद वही क्रोमोसोम साथ में रहे। यहाँ पे पिंक वॉज विथ येलो, यहाँ पे ऑल्सो पिंक वॉज विथ येलो, और अब वो अलग अलग हो गए। इसी तरह से यहाँ पे येलो वॉज विथ ब्लू। तो जो जर्म सेल्स मिले उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं थे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। पर वो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम किसके साथ गया? पिंक गया येलो के साथ, येलो गया ब्लू के साथ। सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग जर्म सेल फॉर्मेशन। अब यहाँ पे मियोसिस में 2 पॉसिबिलिटी है।
देखो ये पॉसिबिलिटी 1 है, जहाँ पे रेड क्रोमोजोम था ग्रीन के साथ. कैन यू सी हियर? रेड क्रोमोजोम शॉर्ट ग्रीन के साथ था और येलो क्रोमोजोम शॉर्ट रेड के साथ था. तो अलाइनमेंट कैसा था? रेड विद ग्रीन एंड येलो विद ग्रीन. तो एनाफेज के बाद जब सेपरेशन हुआ और जब जर्म सेल्स प्रोड्यूस हुए तब सेम अलाइनमेंट दिखा आपको, रेड विद ग्रीन एंड येलो विद ग्रीन. अब यहाँ पे देखो सेकेंड पॉसिबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग रेड क्रोमोजोम इज विथ शॉर्ट रेड क्रोमोजोम एंड येलो इज विथ ग्रीन. तो यहाँ पे रेड रेड साथ में आ गए, यहाँ पे रेड ग्रीन साथ में थे, यहाँ पे येलो ग्रीन साथ में आ गए, यहाँ पे येलो रेड साथ में थे. तो यहाँ पे क्रोमोजोम्स हैव सेग्रीगेटेड, रादर आई शुड से क्रोमोजोम पेयर्स हैव सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेड के साथ ग्रीन ही आएगा या रेड के साथ रेड ही आएगा. Any of the possibilities can be explored. Accordingly you will get the type of germ cells. आपको रेड के साथ ग्रीन मिल सकता है या रेड के साथ रेड मिल सकता है. Both possibilities are there for segregation. तो जो चीज़ मेंडल ने फैक्टर्स के लिए या जीन्स ने बोली थी वो सेम चीज़ बोवेरी एंड सटन ने क्रोमोजोम के लिए बोली. एंड दैट इज़ हाउ दे केम अप विथ क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब मेंडल्स ने क्या स्टडी किया था? पी प्लांट स्टडी किए थे. उसी तरह से क्रोमोजोमल थियरी को स्टडी करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन, दैट इज टी मॉर्गन, ही डिड एक्सपेरिमेंट्स ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर. दे आर एक्चुअली द फ्रूट फ्लाइज, जो फ्रूट्स पे मसी होती है छोटी छोटी. मॉर्गन ने उसको सिलेक्ट किया अपने सैंपल के लिए. क्यों उसको सिलेक्ट किया? क्योंकि उसको हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं सिंथेटिक मीडियम में, लेबोरेटरी में. उसका लाइफ साइकिल जल्दी कंप्लीट हो जाता है 2 वीक्स में, और एक ही मेटिंग से आपको बहुत सारे फ्लाइज मिलते हैं. तो आप बहुत सारे, जैसे वहाँ पे उसने मेटिंग किया था राउंड येलो विथ रिंकल्ड ग्रीन, और फिर ही स्टडीड फॉर द सैम्पल्स. उसी तरह से यहाँ पर भी हो सकता है. एंड दिस इज इन एनिमल रादर देन इन प्लांट. और दूसरा, मेल और फीमेल फ्लाइज को आसानी से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है जस्ट बाय लुकिंग एट देम एक्सटर्नली. तो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल्सो वॉज वेरी ईजी, एंड दिस कैन बी डन बाय लो पावर माइक्रोस्कोप ऑल्सो. सो क्रोमोजोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस वॉज स्टडीड इन ड्रोसोफिला और फ्रूट फ्लाई.